नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी विशेष प्रस्तुति हे प्रभु आनंददाता, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर एक नए विषय के साथ हम प्रस्तुत हैं। और ये विषय, जैसा हमारे विषय प्रवर्तक हैं प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी, कुछ ही क्षण पहले आरंभ करने के पहले इस कार्यक्रम को उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि आपकी टेलीविज़न डिबेट्स में कई बार बहुत वाद विवाद, तर्क कुतर्क, एक दूसरे को ऊपर उठाना, एक दूसरे को नीचे दिखाने की एक बड़ी जंग नज़र आती है। ये जंग सिर्फ टेलीविज़न स्टूडियो में ही नहीं होती। कोई हमारी मुखालिफत करे तो ज़रा, कोई हमारा विरोध करे तो क्या घर टेलीविज़न स्टूडियो नहीं हो जाता? जब पत्नी कहती है कि इतने इतने वर्ष का जीवन व्यतीत करने के बाद भी आपकी उपलब्धियां क्या हैं, तो हम भी तमक कर जवाब देते हैं कि कर लेती फिर किसी राज्य प्रशासनिक सेवा या अखिल भारतीय सेवा के किसी सुयोग्य वर से शादी, क्यों मेरे पल्ले बंधी। आप अपने पुत्र से कुछ कहते हैं तो यही स्थिति बनती है कि पढ़ाई करो भैया, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो आपने कौन सा तीर मार लिया पिताजी, 3 कमरे का सरकारी मकान, जैसे तैसे जीवन की गाड़ी चल रही है, भेज तो नहीं पाया अमेरिका, मेरे दोनों मित्र चले गए हैं। ऑफिस में भी यही स्थिति है। यानी सुख के सब साथी, विवाद में न कोई। जहां आपने प्रीतिकर बातें की, ऑफिस में भी टिफ़िन खुला, ये मैं लाया हूँ, ये तुम लाए हो, यार अपन ऐसा करें ना, मिलकर चले ना उधर, जरा बॉस के खिलाफ जरा मोर्चा खोले ना, तब तक तो सब अनुकूल है। लेकिन जहां आपने कहा कि यार तुम ही बड़े गड़बड़ आदमी हो, तो फिर वहां भी विवाद। तो आखिर ये वाद विवाद प्रतिवाद, एक दूसरे को काटना, एक दूसरे की बात से चिढ़ना, ये मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन इसके मूल में क्या है? कौन सी असुरक्षा है? कौन सा ऐसा भाव है जो हमें डरा देता है जब कोई हमारा विरोध करता है? और वो कौन लोग होते हैं जो विरोध होने पर भी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हाँ हाँ आप पूछिए, आपने मेरे खिलाफ कुछ कहा है, अरे वाह बड़ा सुंदर रचनात्मक सुझाव है। तो आप कहते हैं वो संत होते होंगे या ईश्वर होते होंगे। बड़ा दिलचस्प विषय है सर, आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। बहुत स्वागत करता हूं गोस्वामी जी। वाद और विवाद, टेलीविज़न का स्टूडियो, घर, परिवार, समाज, दफ्तर, क्या कहेंगे? आपने तो बिल्कुल तत्कालिक चर्चा को आधार बना लिया, लेकिन ये आधार बड़ा मजबूत है जी। ये विषय चिंतन का है और चिंतन के साथ चिंता का भी है। वाद और विवाद दो ऐसे शब्द हैं जिसके बीच में प्रतिवाद छुपा हुआ है। वाद द्वैत का प्रतीक है जी। जब भी आप पूर्वग्रही हो जाते हैं तब आप वाद करते हैं, वाद प्रस्तुत करते हैं। पूर्वग्रही का अर्थ होता है जब आप किसी से भेद रखते हैं, जब आपके मतभेद हो जाते हैं तो उसकी उपज है, मतभेद की उपज है वाद। जैसे ही मतभेद में आप वाद प्रस्तुत करते हैं तो सामने वाला प्रतिवाद प्रस्तुत करता है। अब इसके 2 पक्ष हो जाते हैं, एक पक्ष हो गया, एक विपक्ष हो गया। बोलचाल में पक्ष वाला सामने वाले को विपक्ष कहता है, और यदि वहां पहुंच जाएं तो आपको ये विपक्ष नजर आएगा। वस्तुतः दोनों विपक्ष होते हैं क्योंकि वो किसी एक पक्ष पर नहीं जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पूर्वग्रह होता है तो ये द्वैत हो गया। यहाँ पर वाद, प्रतिवाद और विवाद, ये द्वैत की परिभाषा हो गई। इस द्वैत की परिभाषा के संभाषण के लिए जो विकल्प उपलब्ध होता है वो होता है संवाद। संवाद जो है वाद और प्रतिवाद को जोड़ता है, उसके बीच की जुड़ी हुई कड़ी होती है। लेकिन संवाद मर्यादा से बंधा होता है क्योंकि वो सम होता है ना, सम। तो जब वो सम होता है तो वो मर्यादा से जुड़ा होता है। अब वहाँ एक संकल्प शक्ति ये होती है कि आप भी मर्यादा का पालन करें और आप भी मर्यादा का पालन करें। लेकिन दोनों पक्षकार इतने पूर्वग्रही हो चुके होते हैं। देखिए बड़ी सुंदर मीमांसा है इसकी, आप समझना चाहें तो दोनों पक्षकार इतने ज्यादा पूर्वग्रही हो जाते हैं कि उनके अंतर्चित्त में एक ही बात आ जाती है कि जो समझ मेरे पास है वही सत्य है, और जो समझ मेरे पास है वही सत्य है। पूर्वग्रही है मतलब दोनों स्वार्थी होते हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों स्वार्थी, दोनों ने सुनिश्चित कर रखा है कि जो मैं हूं वही सत्य है। अब सत्य कभी विभाजित नहीं हो सकता, सत्य तो निर्विवाद होता है ना। तो निर्विवाद यदि होता तो वहां वाद प्रतिवाद संवाद उत्पन्न ही नहीं होता। सही बात। तो अब निर्विवाद सत्य होता है, लेकिन सत्य के 2 भाग आपने बना दिए हैं, तो दोनों ही स्वार्थपरक हैं।
दोनों के दृष्टिकोण में सामंजस्य का अभाव है और उन्हें मर्यादाओं का पालन करना है। अब आप लोगों के जो डिबेट चलते हैं उसमें मैं जो मूल समस्या देखता हूँ उसमें ऐसा होता है, जो जितने शोर से अपनी बात रखे उसे लगता है कि उसने अपना पक्ष बहुत अच्छा प्रतिपादित कर दिया है। शोर के चक्कर में पड़कर वो अक्षर को छोड़ देता है, वो शब्दों की पूजा छोड़ देता है। फिर जब शब्द का अभाव होता है तो अपशब्द आ जाते हैं, फिर मर्यादाओं का हनन होने लगता है। और मर्यादा जो है वो संवाद की आधारशिला है जी। अगर आप किसी से भी संवाद कर रहे हैं और अमर्यादित संवाद कर रहे हैं तो वहां तुरंत वाद विवाद उत्पन्न हो जाएगा। आपको मर्यादित रहना पड़ेगा वार्तालाप करते समय। हमारे यहाँ किसी काल में सनातन संस्कृति में आज भी होता है, शास्त्रार्थ होता था जी। शास्त्रार्थ एक मंथन होता था, इस मंथन से अमृत प्रकट होता था। कौन सा अमृत? शांति अमृत, ज्ञान अमृत। लेकिन आपके वाद विवाद से कोई मंथन प्रकट होता नहीं। जो संचालन कर रहा हुआ व्यक्ति होता है वो यही कहता है कि बहरहाल हम देख रहे हैं कि ये भी ठीक है और वो भी ठीक है, लेकिन आप भी ठीक हैं और वो भी ठीक है। तो निष्कर्ष तो कुछ नहीं निकला ना। निष्कर्ष इसलिए नहीं निकला कि वहाँ पर निर्विवाद विषय पर आप बात नहीं कर रहे थे, आप परम सत्य पर बात नहीं कर रहे थे। तो अब आप देखिए संवाद में शोर आ गया, शोर आ गया। शोर में आपने शब्दों की पूजा छोड़ दी तो आप अपशब्द में आ गए। शोर या जोर से कही गई बात सत्य होती है, ये धारणा ही गलत है। ठीक बात। क्योंकि संवाद जो है स्वर में होता है और विवाद जो है शोर में होता है। तो जब भी आप बहुत जो है सुंदर सूत्र में दोहराऊंगा, संवाद जो है वही सार्थक है और विवाद शोर में समाप्त होता है, और संवाद जो है वो शांति के साथ अपने तर्क का प्रतिपादन करता है जी। स्वर में स्वर में होता है। तो स्वर में होने से क्या होता है, क्योंकि उसमें मर्यादा है, सुसंगत है जी। उसमें यदि निष्कर्ष भी ना निकले तो दोनों पक्षकार एक संभावनाओं को लेकर उठते हैं जी। संभावनाओं को, जी। क्योंकि संवाद का छोटा स्वरूप है वार्तालाप। संवाद का एक सूक्ष्म और छोटा स्वरूप है वार्तालाप। बातचीत तो कर लें, ये संपर्क सूत्र का एक स्थान है। इसका अभाव ही आपको देता है वाद विवाद। वाद विवाद इसलिए होता है कि आप जाने बिना, एक दूसरे को समझे बिना, कई बार तो ऐसा होता है, यदि हम इसको अब घरेलू पृष्ठभूमि में ले आएं तो घरेलू पृष्ठभूमि में एक विचित्र विडंबना है। कई बार ऐसा होता है जो बात पिता कह रहा है वही बात पुत्र कह रहा है, लेकिन पिता चूंकि जोर से कह रहा है और पुत्र भी जोर में और शोर में बैठा हुआ है, तो एक ही सत्य को दो भागों में बांटकर वो बात कर रहे होते हैं। पिता नहीं चाहता कि पुत्र ये काम करे, पुत्र भी नहीं चाहता कि वो ये काम करे, लेकिन चूंकि पिता के प्रति पूर्वग्रही है कि पिता चाहेंगे कि मैं ये काम करूं, तो जब आप समझेंगे ही नहीं, समझना कहाँ से उत्पन्न होगा? संवाद समझ की बुनियाद रखता है। हमारे यहाँ देखिए बहुत सारे लोग अबोला हो जाते हैं। मौन होने और अबोला होने में अंतर है। मौन हो जाना तो बहुत अच्छी उपलब्धि है, क्योंकि मूल सिद्धांत हमारा वैदिक सिद्धांत क्या होता है? अंदर की यात्रा हुई। हमारा वैदिक सिद्धांत बोलापन कटुता की प्रक्रिया है जी। अब देखिए बोलचाल बंद है, मौन अच्छा क्यों है? हमारे यहाँ तो एक बहुत अच्छा सूत्र बना हुआ है, किसी क्रिया की प्रतिक्रिया ना व्यक्त की जाए तो या तो वो क्रिया वहीं नष्ट हो जाती है या वो क्रिया संबंधित को लग जाती है जिसने प्रतिक्रिया की अपेक्षा में दिया है। अब आप इस सूत्र को समझिए। एक ने यदि अपशब्दों का आदान प्रदान आपसे किया तो वो जोर से बोल ही आपके सामने इसलिए रहा है कि आप भी प्रत्युत्तर में जोर से बोलें, उसकी तृप्ति इसी में हो जाएगी। लेकिन उसके जोर के बोलने पर यदि आप मौन हो जाते हैं वहाँ और उनकी मर्यादा में उनके आदर को आप स्थित रख देते हैं कि पिताजी बोल रहे हैं, बड़े भाई बोल रहे हैं, सासू माँ बोल रही है, तो आप ये समझ लीजिए बात वहाँ खत्म हो गई, क्योंकि आपने क्रिया की प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, वो मौन है। लेकिन आप वहाँ जोर में शोर करके जब बात करते हैं तो फिर अबोला उत्पन्न हो जाता है। आज प्रत्येक घर संवाद विहीन हो गया है। आज घर घर की कहानी हो गई है, वार्तालाप ही नहीं कर रहे हैं लोग। बात बैठे हैं वहीं, दो तीन लोग वहीं बैठे हुए हैं, वो अपने अपने फोन और यंत्रों में व्यस्त हैं, लेकिन वार्तालाप नहीं है। संपर्क का सूत्र खत्म हो गया, संवहन चला गया है, जिसको आप कहते हैं कम्युनिकेशन गैप हो गया। एक जमाने में तो जनरेशन गैप की बात होती थी, अब जनरेशन गैप तो छोड़िए, कम्युनिकेशन गैप हो गया है। एक दूसरे को समझना नहीं चाह रहे हैं, एक दूसरे की सूत्र शाखा नहीं है, और शिकायत ये करते हैं साहब हमारे घर में तो रोज़ लड़ाई होती है। आपको मालूम है सहज गृहस्थ के यहाँ बर्तन बजने की आवाज़ आनी चाहिए,
यदि आपकी रसोई में बर्तन बज नहीं रहे हैं, मतलब प्रीति नहीं है। आपके यहाँ इतने बर्तन होना चाहिए कि वो बजें, क्योंकि बर्तन बजने का अर्थ होता है वो मंज रहे हैं। बर्तन बजने का अर्थ होता है वो मंज रहे हैं। और जब बर्तन मंज जाते हैं तो फिर वो सजाए जा सकते हैं, फिर वो सज जाते हैं, फिर वो जम जाते हैं। तो जो हमारे यहाँ कहावत होती थी कि बहुत सारे बर्तन जहाँ होते हैं वहाँ बजते हैं। तो बर्तनों का बजना शोर नहीं है, स्वर है। बर्तनों का बजना अर्थात विचारों का विभेद होना कोई बुराई नहीं है। आपके विचार विरोधाभासी होने चाहिए, लेकिन विरोधाभासी तब जब आप पूर्वग्रही ना हों और आप एक दूसरे को सुनने वाले हों, तो संवाद का क्रम तो बनेगा। तो आप जो टीवी डिबेट्स हैं उसमें सारे लोग पूर्वग्रही होकर आते हैं। उन्हें लगता है हम इस पक्ष के हैं तो हमको इसी पक्ष में बात करना है। वो सत्य घटनाओं के संवहन से बहुत दूर होते हैं। और आप भी देखते हैं कि आधा घंटा 1 घंटा आपका जो कार्यक्रम चलता है उसमें इतना शोर होता है, तरह तरह की बातें आती हैं, परिकल्पनाएं हो जाती हैं, शिखा सूत्र ऐसे बंध जाते हैं और बन जाते हैं जिसका यथार्थ से कोई लेना देना नहीं होता। स्वीकारोक्ति के तरीके अति विचित्र होते हैं आपके यहाँ। यदि आपने कहा कि उनने अपशब्द कहा कि नहीं कहा, तो उसका उत्तर देते हुए कहते हैं अपना तो देखो आपके यहाँ कितने अपशब्द कहे गए हैं। इसका अर्थ है कि आप स्वीकार कर रहे हो कि उनने अपशब्द कहा। ये कुतर्क है। ये कुतर्क है। कुतर्क का अर्थ होता है जहां आपने शब्दों से अपनी प्रीति खत्म कर दी है। कोई कितना हो, कोई किसी प्रक्रिया में हो, आप स्वर न छोड़िए, आप मर्यादा न छोड़िए, आप संवाद न छोड़िए, क्योंकि संवाद वो सीढ़ी है जिस पर चढ़कर आप निर्विवाद रूपी शिखर पर पहुंच सकते हैं। अब आप सबके मन में ये प्रश्न होगा कि ऐसा करने से लाभ क्या होगा। लोग मुझे ऐसा सर्प न मान लें कि जो न फुफकारता है न डसने के लिए खड़ा होता है। लेकिन देखिए, जब आप विवाद से दूर होते हैं, आप निर्विवाद होते हैं, तो मन की जो शांति है वो अक्षुण्ण होती है, इंटैक्ट होती है। और मन की शांति अक्षुण्ण रहने से, डिस्टर्ब न होने से आप लक्ष्य भेदी हो जाते हैं। जहां आपको जाना है आप वहां चले जाते हैं। आपका रक्तचाप नहीं बढ़ता, आपके मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह खौलने जैसी स्थिति में नहीं पहुंचता। आपके स्वास्थ्य की सारी क्रियाएं बहुत शांत और मर्यादित रहती है। जी, इस पर आपकी राय। देखिए, मूलतः मैं आपको बताऊं जी कि जब आप विवाद ही एक पक्षी निर्णय लेकर कर रहे हैं कि मुझे अपना पक्ष ही रखना है, सुनना नहीं है, जब तक आप सुनने योग्य नहीं होते। देखिए, आप एक बात समझिए, किसी व्यक्ति को सुनने से आप उसे समझ सकते हैं, समझ सकते हैं तो फिर उसे पहचान सकते हैं। बहुत अच्छा सूत्र है साहब, बहुत सुंदर। और अगर आप पहचानना ही नहीं चाहते हैं तो फिर आप समझने की प्रक्रिया छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आप श्रवण करें। श्रवण करने के बाद आप प्रत्युत्तर देते समय उस आधार स्तंभ को ना भूलें जिस आधार स्तंभ पर बैठे हैं आप। शेर और गाय एक मंच पर बैठे हैं। बहुत अच्छी बात है। शेर और गाय एक मंच पर बैठे हैं। आपने देखा होगा वो मंच तो भोले भंडारी का ही हो सकता है, जहाँ नंदी भी एक तरफ बैठा है, शेर भी एक तरफ बैठा है, वहीं चूहा भी बैठा है, वहीं सर्प भी बैठा है। लेकिन उन्हें मालूम है कि ये मंच मर्यादा का है, वो अपना अनुशासन नहीं तोड़ते। तो यदि आप चाहते हैं विवाद से मुक्त होना, तो सबसे पहले स्व अनुशासन को अपने जीवन में भी लाइए, अपने परिवार में भी लाइए, अपने विचार में भी लाइए। दूसरा, कई बार ऐसा होता है, जैसे परिवार के संवेद में ये होता है कि कई बार पिता पुत्र को सुनता ही नहीं, उसे लगता है ये तो मूढ़ है, ये क्या मुझे समझाएगा। या कई बार ऐसा सुनकर उसे उसके अहंकार पर चोट लगती है, ईगोइस्टिक प्रॉब्लम हो जाता है कि अच्छा अब बेटा मुझे समझा रहा है। देखिए, परे अपावन ठौर पर कंचन तजत न कोय। बहुत बार ऐसा होता है कि गूढ़ ज्ञान जो है न जाने किसके मुखारबिंद और स्मृति में आ जाए। कौन अपने सहज संवाद से आपकी जटिल समस्या का समाधान दे दे, कौन जो है चलते चलते आपसे ऐसी बात कह जाए। तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि कभी भी आप किसी व्यक्ति को बिना समझे छोटा या बड़ा न मानिए। बहुत सारे ऐसे दिखते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, रात के अंधेरे में दिल्ली के बस स्टैंड में, रात के अंधेरे में दिल्ली के बस स्टैंड में, अब दिल्ली की बस स्टैंड बोल देना और रात का अंधेरा बोल देना बहुत सारी घटनाओं की स्मृति लाता है जो दुर्घटनाएं वहाँ हुई है। तो रात के अंधेरे में दिल्ली के बस स्टैंड में
एक युवती बस की प्रतीक्षा में, आखिरी बस की प्रतीक्षा में चली आ रही है। वहाँ उस बस स्टैंड पर एक आदमी जो है वो बैठा हुआ है, बड़ी बड़ी दाढ़ी, रौबदार आँखें, फटे हुए से कपड़े, कुछ ऐसा लग रहा है जैसे नशे में बैठा हो। और दूर से वो स्त्री देखकर उसके करीब आती है। घर पास ही है, निकलना है उसे, वहाँ से जाना है उसे, अब उसको पार करना है। वो बैठा खड़ा हुआ है वहाँ। वो मनी मन सोचते आती है कि आज तो एक दुराचारी से मेरी मुलाकात हो ही रही है, हे प्रभु मेरी रक्षा रखना। वो तो देखो हाथ में डंडा भी लिया है, खड़ा भी है, बस अब आज तो मैं कैसे करके वो करूं। वो फ़ोन भी लगा रही है, एक दो लोगों को बताना चाह रही है। उसके करीब 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 आकर उसके पास से गुजर जाती है। वो कुछ नहीं कहता, वहाँ से वो चली जाती है। वही व्यक्ति अपने घर पहुँचता है। जब वो व्यक्ति अपने घर पहुँचता है तो दरवाज़ा खोलकर उसकी पत्नी उसका स्वागत करती है और घबराई हुई सी कहती हैं, आप नहीं थे तो मुझे डर लग रहा था। आप नहीं थे तो मुझे डर लग रहा था। दृष्टपूतम समाश्रित्य वस्त्रपूतम प्रभेजले मनापूतम समाकार्य एतत् कार्य विचार्येत। आँख की देखी और कान की सुनी बात भी गलत होती है शरद जी। जो आप आँख से देख रहे हैं और कान से सुन रहे हैं वो बात भी गलत हो सकती है। एक सड़क पर जाते हुए भाई बहन जो है इठला कर एक दूसरे के साथ गलभैया करके चले जा रहे हैं। बड़े दिनों बाद भाई से बहन मिली है और बहन बोलती जा रही है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मैं क्या बताऊँ। वो कहता है मैं तुम्हारे बिना भी नहीं रह सकता, मैं दौड़ा चला आया। तो सुनने वाले कहते हैं देखो ये क्या निर्लज्जता है, सड़क पर ऐसे अब आँख से देख भी रहे हैं, कान से सुन भी रहे हैं, लेकिन यथार्थ तो नहीं है ना, यथार्थ तो नहीं है ना। तो सारे विवाद की जड़ आपके कम्युनिकेशन गैप है, संवहन, जिसमें आप एक दूसरे को सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। दूसरी चीज, आप शोर में हैं, आपको लगता है जोर शोर में ही है। आपने पहले से ये तय कर लिया है कि मैं अपनी बात को रखने के लिए ऐसे ऐसे और तो और इन तर्कों को जो कुतर्क की श्रेणी में है उन्हें सिद्ध करने के लिए आप अतीत और पुराण काल के ऐसे ऐसे पात्रों को लेकर आते हैं और उनकी मीमांसा भी अपने शब्दों में कर देते हैं। और दूसरे दिन वो समाचार पत्रों की शीर्ष भूमिका भी बन जाते हैं और आप खुश होकर घूमते हैं। समाप्त करते हुए 2-3 प्रसंगों का उल्लेख यहाँ अवश्य करूँगा। राम फिर याद आते हैं। विभीषण चल पड़े हैं लंका से राम के खेमे की तरफ और लक्ष्मण सहित तमाम रणनीतिकार व्यग्र हैं, ये कौन चला आ रहा है, राक्षस है। लेकिन राम शांत हैं, संयत हैं और जामवंत जैसे सलाहकार भी हामी भर रहे हैं कि हाँ राम, उचित होगा इससे बात करना। लक्ष्मण विरोध कर रहे हैं, हनुमान भी सशंकित हो सकते हैं, तमाम रणनीतिकार सशंकित हैं कि न जाने किस वेश में रावण ही आया हो और यहाँ हमारे खेमे में आकर, शिविर में आकर आतंक मचा दे, नष्ट कर दे। लेकिन नहीं, राम को स्वयं पर भी विश्वास है और राम को संवाद पर भी विश्वास है। इसीलिए राम विभीषण से संवाद करते हैं और अगर न करते संवाद तो कहाँ नाभि में अमृत कुंड होने का रहस्य, दुर्लभ रहस्य मिलता उनको, कैसे मेघनाथ को मारने का रहस्य मिलता, कैसे कुंभकर्ण का रहस्य ज्ञात होता। ये सिर्फ संवाद है, क्योंकि राम ठहरते हैं। राम कर्ण प्रिय ही नहीं सुनना चाहते हैं, कर्ण कटु के लिए भी प्रस्तुत हैं उनके कान, जैसा गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर कहा। समाप्त करूंगा, हम अपनी संस्कृति को लेकर गर्वित हैं, होना ही चाहिए। लेकिन दक्षिण कोरिया के बारे में जब मैंने पढ़ा कि वहाँ सड़क पर जब 2 लोगों का वाहन आपस में टकराता है और टकराने के बाद बिल्कुल भारत की तरह बहस आरंभ होती है और वो अपने चरम तक पहुँचती है, तो उनमें से जब चरम पर ये बहस पहुँचती है तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूछता है आपकी उम्र कितनी है। दूसरा बताता है उम्र मेरी इतनी है। तो जिसकी छोटी उम्र होती है वो लज्जित भाव से प्रणाम कर कर अपनी गाड़ी को कितनी भी क्षति पहुंची हो वो अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है। बड़ी उम्र वाला सम्माननीय है। देखिए, संवाद की ये भी एक प्रणाली, आपको जोड़ना चाह रहे थे। नहीं, मैं इसमें मूल्य बात ये भी कहना चाह रहा हूँ, संवाद जो है निर्विवाद की तरफ पहुँचे कैसे। यहाँ राम का स्वार्थ ये नहीं है कि वो रावण का वध कैसा करें, ठीक बात। यहाँ मूल सिद्धांत ये है कि लंका कैसे सुरक्षित रहे। अगर ये संवाद नहीं होता तो लंका को महाराज कहाँ से मिलता। हाँ, बहुत सुंदर बात है। तो संवाद को सेतु बनाइए, चाहे अपनी पत्नी के मन तक पहुँचना हो, ऑफिस में अपने सहयोगियों या अपने बॉस को पहुँचना हो उनके मन तक, या बॉस को सहयोगियों के मन तक पहुँचना हो, पिता को पुत्र,
माता को पुत्री, पुत्री को पिता, जितने भी संबंधित संसार में हैं, संवाद वहाँ सेतु है। और तैयार रखिए अपने कानों को उन ध्वनियों को भी सुनने के लिए जो कानों को और मन को प्रिय नहीं लगती हैं, लेकिन आँखों देखी और कानों सुनी भी सत्य नहीं होती। इसलिए इस पर इतराया मत करिए कि मैंने तो अपने कानों से सुना है, वो तो बात कर रहे थे। अरे भैया, उसका प्रसंग क्या था, कैसा था, और अगर आपके विरुद्ध भी था तो फिर एक संवाद है आपके पास कि भैया मुझसे क्यों नाराज़ हैं आप, मैं क्या कुछ दूर कर सकता हूँ आपकी पीड़ा। और ऐसा करके शांति किसके पास आएगी। और जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना। तो भैया इस संकल्प के साथ आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद गोस्वामी जी, अद्भुत आज का चिंतन दर्शन भी। अगले एपिसोड में एक और विषय को लेकर आपसे फिर मिलेंगे। अनुमति दीजिए, नमस्कार।